नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की क्लास जीके की पाठशाला में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बताइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रोज़ अच्छी हो रही है पढ़ाई? अच्छी बात है, अच्छी होनी चाहिए, रोज़ पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी कंटिन्यू पढ़ाई होती रहती है, रोज़ पढ़ाई होती है, वही हमारी लाइफ में काम आती है। क्योंकि एक दिन पढ़ के कुछ नहीं आता है, एक दिन में कुछ नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है जो एक दिन में कवर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हम मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ रहे थे 1909 ईस्वी में, और उसके बाद हमने शुरू करा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। उसमें हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? 1919 के सुधार अधिनियम में हमने क्या पढ़ा था? याद नहीं है? पिछली क्लास देख लीजिए, क्योंकि आज मैं उससे आगे पढ़ाऊंगी। पिछला आपको खुद एक बार देखना पड़ेगा और उसे आप अच्छे तरह से समझ भी लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को हम। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, या जिसे कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसमें क्या बताया था मैंने कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका थी और क्या थी? राज्य या प्रांतों में द्वैत शासन। तो इसके बारे में ही मैं आज आपको बताऊंगी कि जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो थी वो कौन सी थी? लोकसभा और राज्यसभा। 1909 में चुनाव प्रारंभ हो गए। जो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ा था 1909, उसमें चुनाव प्रारंभ हो गए जो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। और इसी समय मिंटो ने क्या शुरू कर दिया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी थी। इसमें क्या होता था? इसमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सीटें बना दी गई थी। मुस्लिमों के लिए अलग सीटें थी, हिंदुओं के लिए अलग सीटें थी। ये होता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब द्विसदनात्मक जो विधायिका है, उसमें जो राज्यसभा होती है वो है उच्च परिषद, और लोकसभा होती है वो है निम्न परिषद। निम्न परिषद में जो सदस्य होते हैं वो 144 थे, जिसमें से 40 जो सदस्य थे उन्हें गवर्नर मनोनीत करेगा, और 104 सदस्य कौन होंगे? जनता निर्वाचित करेगी। जो 40 सदस्य हैं उन्हें गवर्नर मनोनीत करेगा, और जो 104 सदस्य हैं उन्हें जनता निर्वाचित करेगी। तो 104 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जनता निर्वाचित करेगी, लेकिन ऐसे ही नहीं कर लेगी। वो किन्हें करेगी? वो जिनके पास संपत्ति होगी, शिक्षा होगी और वो टैक्स देता होगा, वो होंगे 104 सदस्य। जिनके पास क्या होगी? संपत्ति होगी, शिक्षा होगी और वो टैक्स भी देता होगा। तभी ये जनता जो है इन सदस्यों को चुनेगी। और इसमें क्या हुआ था? और 1919 का, अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ रहे हैं हम, इसमें महिलाएं क्या करेंगी? वोट भी दे सकती हैं। तो ये 1919 के सुधार अधिनियम में ही है कि द्विसदनात्मक विधायिका आ गई थी और द्वैत शासन आ गया था। ठीक है दोस्तों। और राज्य परिषद या राज्यसभा, उच्च परिषद क्या है? उच्च परिषद या राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, उच्च परिषद या राज्यसभा, इसमें 60 सदस्य थे। वही है कि इसमें 34 जो है वो निर्वाचित होंगे और 26 मनोनीत करेंगे। अब मनोनीत कौन करेगा और निर्वाचित कौन करेगा, ये आपको अच्छे से पता चल गया है। जो मनोनीत करेगा वो गवर्नर करेगा, और जो निर्वाचित करेगी वो करेगी जनता करेगी। ठीक है दोस्तों। अब है राज्य या प्रांतों में द्वैत शासन आ गया। इसमें क्या हुआ?
शक्तियों का विभाजन हो गया। और शक्तियों का विभाजन कैसे हुआ? दो तरह से हुआ, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित में क्या होगा? इसमें निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा? वायसराय परिषद के पास होगा आरक्षित में। और इसमें कौन से विषय आएंगे? राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। कौन कौन से आएंगे? राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस आएंगी। हस्तांतरित में इसमें मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार इसमें इसलिए आएगा क्योंकि 1909 से क्या हो गया था? चुनाव शुरू हो गए थे। इसमें इसलिए मंत्रियों का भी अब क्या हो गया था? मंत्रियों के भी पद आ गए थे अब, इसलिए इसमें मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार है। और इसमें विषय कौन से आएंगे जो मंत्रियों को निर्णय लेने होंगे? वो हैं स्थानीय स्वशासन के, शिक्षा के, कृषि के और स्वास्थ्य के। ठीक है दोस्तों। फिर 1919 में क्या हुआ? ली आयोग आया 1926 में। इसमें क्या होता है? यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। और कैग की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में ये प्रावधान आया। तो कैग का पूरा नाम क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और भारत के पहले कैग कौन थे? मतलब भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। ये ऐसे व्यक्ति होते थे जो देखते थे कि संसद के द्वारा जो खर्चे हो रहे हैं वह सीमा के अंदर ही हो रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी हो रहे हैं। ये चीज़ें कौन देखता था? कैग देखता था। मतलब संसद के द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए, इसकी देखभाल कौन करता था? कैग करता था। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका ये काम होता था कि जो भी धन है वो आवश्यकता से अधिक खर्च ना हो। अब गवर्नर परिषद में जो पहले क्या थे? सिर्फ एक भारतीय सदस्य को रखा गया था। वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब 3 रख लिए गए। तो 6 में से 3 भारतीयों को रख लिया गया। जो पहले 1909 में सिर्फ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को रखा गया था, अब 3 सदस्यों को रख दिया गया। केंद्र और राज्य के बजट को जब अलग अलग कर दिया गया था 1833 के अधिनियम में, तो अब 1919 का अधिनियम आया तो इसमें क्या कर दिया गया? अब केंद्र और राज्य के बजट को एक कर दिया गया और राज्य से बजट जो बनाने की शक्ति छीन ली गई थी, अब वो शक्ति उन्हें दे दी गई। ठीक है दोस्तों, जो शक्ति उनसे छीन ली गई थी वो शक्ति उन्हें दे दी गई। तो दोस्तों बताइए कि कैग का पूरा नाम क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और भारत के पहले कैग कौन थे? नरहरि राव। अब प्रेजेंट में 2023 में कैग कौन है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर ली आयोग कब आया? 1926 में आया। और इसमें क्या किया गया? संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। अब राज्य या प्रांतों में जो द्वैत शासन आया उसमें क्या करा गया? शक्तियों का विभाजन करा गया, एक आरक्षित रूप में और एक हस्तांतरित रूप में। आरक्षित रूप में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? वायसराय के पास था, वायसराय परिषद के पास था। और हस्तांतरित में मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार था। वायसराय परिषद के पास क्या क्या थे? राजस्व थे, न्याय थे, वित्त थे और पुलिस। ये सारे विषय किसके पास थे? वायसराय परिषद के पास थे। और हस्तांतरित में जो मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार था वो था स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य। फिर जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं वो आप समझ गए हैं क्या होते हैं वो। मनोनीत सदस्य कौन
चुनेगा? गवर्नर। गवर्नर इनका चुनाव करेगा, गवर्नर के द्वारा मनोनीत होंगे। और जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हें कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। वो भी किन्हें चुनेगी? जिनके पास शिक्षा होगी, जिनके पास संपत्ति होगी और जिनके पास जिन्होंने मतलब क्या दिया होगा? टैक्स दिया होगा। तो उन्हें जनता निर्वाचित करेगी 104 सदस्यों को। ठीक है दोस्तों। और 1909 में जो चुनाव प्रारंभ हो गए जो थे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत, और इसमें मिंटो ने क्या किया करा था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी थी। अब उसी वजह से अब क्या होते हैं? अलग अलग चुनाव होते हैं अलग अलग धर्मों के, उनके लिए अलग सीटें होती हैं, मुस्लिम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग होती हैं। और इसी कारण मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के कारण ही यह कार्य हुए थे। तो दोस्तों मेरी क्लास आपको कैसी लगी? अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया जो मैं रोज़ करती हूँ। अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।